हम लोग एलटी ग्रेड जीएस के अंदर अभी तक हमने क्या करा था, इतिहास का पूरा डायग्राम समझा था, फिर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है उसको समझा था। इसके बाद जो पहला टॉपिक था सिंधु घाटी की सभ्यता यानी पाषाण काल और आपकी जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां थीं उसको हमने पढ़ा था। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे आपका जो है वैदिक काल, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद में आता है। तो यहां पे एक चीज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने माइंड से एक बात निकाल दीजिए कि आप स्टूडेंट हैं या आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अपने माइंड को थोड़ा सा माइंड मैकअप करिए कि आप स्टूडेंट नहीं एक शिक्षक हैं, और फिर शिक्षक की तरह सोचिए तो वहां थोड़ी सी चीजें आपके लिए आराम हो जाएंगी। अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था कुछ चीजें कि मान के चलिए कोई एक स्टूडेंट है जो एलटी गेट की तैयारी कर रहा है और जीएस को तैयार करना चाहता है, तो वहां प्रॉब्लम क्या आ रही है उसे कि जो यूट्यूब पर वीडियो पढ़ी है या जो पेड बैच में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे क्या बात है, वो 3 पैटर्न से पढ़ा रहे हैं। वो कितने पैटर्न से पढ़ा रहे हैं? 3 पैटर्न से पढ़ा रहे हैं। पहला पैटर्न क्या है उनका पढ़ाने का कि वो आपको एक कहानी के माध्यम से वो आपको पढ़ा रहे हैं। यानी उन्होंने क्या करा, एक कहानी सुना दी कि वैदिक काल में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, इस तरीके से, और उसी कहानी में वो आगे डायग्राम बनाते चले गए। डायग्राम उन्होंने थोड़ी सी कहानी सुनाई और आगे डायग्राम को ऐड कर दिया। तो एक तरीका तो यूट्यूब पे जो समझाया जा रहा है वो ये है कि कहानी बताई थोड़ी सी वैदिक काल की और उन्होंने डायग्राम बना के समझा दिया कि ये वैदिक काल है, इसकी सामाजिक स्थिति ये थी, आर्थिक स्थिति ये थी, ये जन होता था, ये कबीले होते थे, इसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। दूसरा तरीका जो पढ़ाने का है वो ये है कि वो लाइनिंग उन्होंने क्या करा, वन लाइनर के तौर पर उसको लिख दिया, यानी लाइनिंग के तौर पर लिख दिया और आपको वो समझा रहे हैं एक एक पॉइंट। और तीसरा तरीका जो वहां पे पाया गया वो ये पाया गया कि प्रश्न आंसर हल करवाए जा रहे थे। तो ये 3 तरीकों से यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाकर अगर वैदिक काल सर्च करेंगे तो यही 3 पैटर्न मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो हो इस विद्यार्थी नहीं हो, आप शिक्षक हो, और शिक्षक का जो पहला काम होता है, जब आपने बीएड किया था आपको ऑब्जर्वेशन कराना। ध्यान करो वो दिन कि जब आप पढ़ने जाते थे बीएड में और आपको बीएड कराया जा रहा था, तो जब आपकी टीचिंग शुरू हुई थी तो एकदम आपसे टीचिंग नहीं करवाई गई, पहले आपको ऑब्जर्वेशन सिखाया गया कि दूसरा टीचर कैसे पढ़ रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा माइंड मैकअप ये करेंगे कि आप जो हैं स्टूडेंट नहीं शिक्षक हैं, तो आप चीजों को ऑब्जर्वेशन के मोड पे ले आएंगे, चीजों को समझने लगेंगे। आप एज ए शिक्षक देखो कि 3 पैटर्न से पढ़ाया जा रहा है। पहला क्या है, उन्होंने डायग्राम कहानी सुनाई और डायग्राम बना दिया। दूसरा तरीका क्या है, 1 लाइनों में कोई चीज लिख दी, जो भी मटेरियल है उसको लिख दिया। और तीसरा तरीका क्या है, आपको प्रश्न आंसर हल कराए जा रहे हैं। तो क्या इससे समस्या आपकी समाधान हो जाएगा? क्या आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी इससे? जी नहीं। अब आपके आगे प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, जो भी समस्या आती है उसका कोई ना कोई समाधान होता है। ऐसा नहीं है कि समस्या है तो समाधान नहीं है। लेकिन आपका क्या है कि आपको जो भी कंटेंट दे दिया गया आपने उसको पढ़ लिया, तैयार कर लिया, याद कर लिया और देखा आपका क्वेश्चन नहीं बना, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन चूक गया। अब इसका एक समाधान ये है, एक तरीका ये है कि आपका एक तरीका ऐसा भी है कि आपका ये टॉपिक भी पूरा तैयार हो जाएगा, और तैयार होने के साथ साथ आप एलटी गेट की तैयारी करें, सुपर टेट की करें, जीआईसी प्रवक्ता की करें या किसी भी चीज तैयारी करेंगे, तब वो चीज यहां पे आपके बहुत ही काम आएगी और यहां पे आपको काफी आसानी हो जाएगी। कई बार ये होता है कि आपने हिस्ट्री के नोट्स बनाए, मैं केवल इसी टॉपिक की बात कर रहा हूं, आपने इस टॉपिक का नोट्स बनाया और इसके बाद कोई नोट्स आपको अच्छा मिला, तब आपने वो आपने ले लिया और तब आपको वहां मजा नहीं आया और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो आखिरकार इस आफत से कैसे बाहर निकले कि एक तरीका तो ये है कि आप कंटेंट पढ़ो, एक तरीका ये है आपका ऑब्जर्वेशन इतना बेहतर हो जाएगा कि आप ये भी जज कर लोगे कौन सी वीडियो आपके काम की है, कौन सी वीडियो आपके काम की नहीं है। देखिए, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। चूंकि हम लोग क्या है, टीचर तो हैं, साथ में परीक्षा पैटर्न विशेषज्ञ भी हैं, और इसके बाद जो भी परीक्षा पैटर्न है उसको 10-12 सालों से बहुत करीब से समझ रहे हैं कि एग्जामिनर की मानसिक स्थिति क्या है। क्योंकि पहले क्वेश्चन जो थे उठाए जा रहे थे और रखे जा रहे थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रोग्राम किए जा रहे हैं, क्वेश्चन चिंतन लेवल से आ रहे हैं। अगर इन सब चीजों से बाहर निकलना है और एक ऐसा नोट्स रेडी करना है कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाए, तो आपको इसी पैटर्न पर काम करना पड़ेगा। वो पैटर्न क्या है मैं आपको बता रहा हूं। वो पैटर्न ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना
करना है कि आपको जो डायग्राम है, जो भी आपका टॉपिक का डायग्राम है, वो डायग्राम आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि वीडियो में मैंने क्या देखा यूट्यूब में कि किसी ने शुरू में तो बहुत अच्छा पढ़ाया वैदिक काल, बस वो यहीं तक आ पाए कि क्या था, ऋग्वेद तक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और बात खत्म कर दी। या कुछ लोग जो थे वो उन्होंने थोड़ा सा इसको और अंदर पहुंचाया और समाधान वहां से नहीं हो रहा था। तो आपको करना क्या है, पहले नंबर पर डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार करना है कि इसका सिरा क्या है, पैर क्या है, यानी इसकी शुरुआत कहां से हुई है और इसका अंत कहां से हुआ है। ठीक है, यानी शुरुआत हुई है यहां से और अंत हुआ है यहां से। तो आपके दिमाग में एक फिगर आ जाता है, एक खाका आ जाता है कि आपका वैदिक काल यहां से यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा वैदिक काल में कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको यह देखना है, आप एलटी गेट की तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी प्रवक्ता की कर रहे हैं, तो उसमें जो 5-6 साल के पेपर हैं उसमें कहां से क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो आपको यहीं पे सब देखना है। कैसे क्वेश्चन आए, कहां से क्वेश्चन आए, वो आपको यहां समझना है। आपने कई वीडियो में देखा होगा, एक्सपर्ट आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं और वो कहते हैं कि परीक्षा पैटर्न देखिए, पुराने साल के पेपर देखिए। जी हां, परीक्षा पैटर्न है, पुराने साल के पेपर हैं, पर उससे कैसे पता लगाएं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तरीका आपकी उस समस्या का समाधान कर देगा कि कैसे क्वेश्चन हम इसको पकड़ते हैं। तो इसकी 2 वीडियो आपको मिलेंगी वैदिक काल की। पहली वीडियो मिलेगी, उसमें मैं आपको डायग्राम बताऊंगा और डायग्राम के साथ आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसको इसमें ऐड किया जाएगा। यानी आपका ऑब्जर्वेशन डेवलप किया जाएगा कि भाई कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरी स्थिति में आपको नोट्स पढ़ाया जाएगा और वो नोट्स किसके अकॉर्डिंग होगा, एलटी ग्रेड के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सुपर टेट हो गया, केबीएस हो गया, नवोदय हो गया, और ये डायग्राम आपके पास है, तो आप उसमें उन क्वेश्चनों को भी ऐड करके बना सकते हैं। और इसके बाद आपके माइंड में एक तस्वीर बन जाएगी, एक खाका बन जाएगा कि किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, सिंधु घाटी की सप्ताह में जो 80% क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिंधु घाटी के जो स्थल हैं वहां से आ रहे हैं। वैसे ही ये टॉपिक है, इसका कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप ऐसा क्या करें कि आपका समग्र नोट्स बन जाए, आपका ऐसा कंप्लीट नोट्स बन जाए जो एलटी ग्रेड के अकॉर्डिंग भी हो और इसके अलावा आप कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी चल जाए। तो इसके लिए करना यह पड़ेगा कि आपने एलटी ग्रेड के क्वेश्चन देखे, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहे हैं, तो उसमें आप पहले राउंड में क्या करिए, पृष्ठभूमि है, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिए। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आर्थिक स्थिति से, शैक्षणिक से नहीं आ रहा है, तो यहां पे अपने नोट्स में जगह छोड़ दीजिए। जो भी आप अपना नोट्स बनाए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो नोट्स बनते हैं, उन नोट्स बनने में क्या होता है, आपने नोट्स बनाया और नोट्स बनाने में क्या है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसके आगे जगह छोड़ दीजिए, इसके आगे जगह छोड़ दीजिए, खाली स्थान, और जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले तैयार करिए। ये ठीक वैसे ही है कि आपको बता दिया जाए कि एक खेत है। अब एक तरीका तो यह है कि इसमें बता दिया है खजाना है या सोना है, तो आप पूरे खेत की खुदाई कर रहे हैं, तो एक संभावना यह कर दी कि भाई 80% संभावना है यहां से सोना मिल सकता है, तो इस 80% को बहुत अच्छे से तैयार करिए। और जो आपको संभावना है 20%, तो उसको जब ये 80% क्लियर हो जाए, इसके बाद आपको वो 20% तैयार करना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। और जो चीजें रुक गई हैं और आपके पास समय बचता है तो आपको उसको भी तैयार कर लेंगे। जैसे मान के चलिए यजुर्वेद इंपॉर्टेंट नहीं है और ऋग्वेद इंपॉर्टेंट है, तो आपने ऋग्वेद के आगे नोट्स बनाया, ऋग्वेद को कंप्लीट कर लिया, यजुर्वेद को थोड़ा हल्का रखा या थोड़ी सी हल्की जानकारी ले ली क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब आपके पास समय बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे आप थोड़ा सा यहां पे काम और कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो यहां पे कहानी क्या है, कहानी यह है, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि आखिरकार यहां पे जो आर्य थे वो कैसे आए। सिंधु घाटी का पतन हुआ, उसके कई कारण थे, जैसे बाढ़ का आ जाना या कोई दैवीय प्रकोप का आ जाना, और उनमें से एक कारण भी था आर्यों का आगमन। तो ये सब एक संभावना है कि आर्यों ने आक्रमण करके सबको खत्म कर दिया, या नदी में बाढ़ आ गई बहुत तेज तो सब लोग खत्म हो गए। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि आर्य जो हैं भारत में कैसे आए, आर्य भारत में कैसे आए। तो आर्य जो थे वो मध्य एशिया में रहते थे। ये वाला एरिया कौन सा है, मध्य एशिया का। ये वाला हिस्सा कौन सा है, मध्य एशिया का। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप लोग क्या करिए, 3 चीजों पे बहुत अच्छे से काम करिए। वो चीज अगर आप काम करेंगे तो आप चाहे करंट अफेयर पढ़ें या हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, कुछ पढ़ें,
वो चीज आपके बहुत काम आएगी। पहला वर्ल्ड के नक्शे पे ग्रिप बना लीजिए, जो विश्व का नक्शा है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और दूसरा काम आप करिए कि भारत के नक्शे को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, और इसके बाद भारत के राज्यों को तैयार करिए। तो जो आर्य आए थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये कौन सा है? मध्य एशिया। ये क्या है? मध्य एशिया। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। जैसे आप ये समझिए, ये आपका वर्ल्ड का नक्शा है, तो ये आपका क्या हो गया? आपका दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये अफ्रीका, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया यूरोप, और ये क्या हो गया? एशिया। ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। तो ये एरिया जो कहा जाता है, ये एरिया कहा जाता है मध्य एशिया का। किसका कहा जाता है? मध्य एशिया का। तो ये जो आपके आ रहे थे, पहली बात तो इनका रीजन क्या था? ये मध्य एशिया में रहते थे, इनके पास बहुत से, एक इनके पास अनोखा जानवर था। तो अनोखा जानवर कौन सा था? वो घोड़ा था। इनके पास घोड़े थे, गाय थे, बैल थे, बकरी थी। और आप तो जानते ही हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता जब तक कारण नहीं होता है। तो कारण यह था कि इनके पास बहुत ज्यादा मवेशी थे, बहुत ज्यादा पशु थे। अब उनके लिए चारागाह चाहिए, चारा चाहिए। और मध्य एशिया जैसा कि आप जानते हैं कि एक डेजर्ट है, एक सूखा स्थान है, तो इनको लगातार नए स्थानों की खोज करना पड़ रही थी अपने पशुओं के चारे के लिए, अपने पशुओं के सरवाइव करने के लिए। तब ये मध्य एशिया से उन जगहों पे गए जहां पे इन्हें चारा मिला, जहां पे अच्छी जमीन मिली। तो ये जो थे काला सागर और कैस्पियन सागर से होते हुए, काला सागर और कैस्पियन, ये आपका कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, इससे होते हुए कहां आए थे? इंडिया में आए थे। अब आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, इराक है, सीरिया है, काला सागर और अरब है। तो जो आर्य इंडिया में आए थे वो कहां से आए थे? काला सागर और कैस्पियन सागर से होते होते ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में कहां आए थे? ठीक है, तो आर्य कहां? मध्य एशिया से आए थे। और आपका एक बोगजगोई स्थान पे एक अभिलेख मिला है, जिसे बोगजगोई अभिलेख मिलते हैं, ये संबंधित है किससे? आर्यों से, जिसमें 4 देवताओं का वर्णन मिला है। वरुण हो गए, आपके इंद्र हो गए, वरुण हो गए, मित्र हो गए और नासत्य हो गए। अब यहाँ कई विचारधाराएं हैं, कई चीजें हैं। कोई कहता है कि ये बाहर से इंडिया में आए थे, और कोई कहता है इंडिया से बाहर, मतलब इंडिया से बाहर गए थे। तो देखिए है क्या कहानी कि ये पहले तो इंडिया में थे, ये इंडिया से ही बाहर गए होंगे, क्योंकि जो 4 देवता मिले हैं, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, नासत्य हो गए, मित्र हो गए, वो ईरान के देवता नहीं हैं, वो भारत के देवता हैं। और वो अभिलेख मिला है ईरान में बोगजगोई स्थान से। तो वो जो देवता हैं वो कहां के हैं? वो आपके देवता हैं ईरान के। वो देवता आपके कहां के हैं? भारत के हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो भारत के देवता हैं वो ईरान में जाके उनकी पूजा की जाती हो। तो कहीं ना कहीं वो पहले जो गए थे वो आपके इंडिया से ही गए थे। लेकिन चूंकि जो थ्योरी है वो यही कहती है कि वो मध्य एशिया से आए थे। चलो हमने मान लिया मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया से आने के बाद कहां आए थे? भारत में आए थे। तो ये इनकी कहानी है। और यही एक इंटरेस्टिंग कहानी भाषा की भी है। भाषा की कहानी क्या है? पहले तो हम इसको क्लियर करते हैं। कहानी यह है कि ये मध्य एशिया में काला सागर और कैस्पियन सागर से होते हुए कहां आए थे? भारत में आए थे। और 2 जगह पर, एक मध्य में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एकदम इंडिया में आ गए। पहले ये आपके सरस्वती हो गई, सिंधु नदी हो गई, झेलम नदी हो गई, चेनाब नदी हो गई, इसके आसपास भी आके बस गए थे और धीरे धीरे अंदर को आने लगे थे। अब ये इनका मध्य प्रदेश था, कुरु प्रदेश था, मत्स्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश और कुरु प्रदेश, कुरु मतलब दिल्ली, और मध्य प्रदेश ये पांचाल वाला एरिया है। और ब्रह्मावर्त, तो ब्रह्मावर्त जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, और इसके पास जो आके बसने लगे ब्रह्मर्षि का मतलब क्या होता है? गंगा और यमुना का द्वाब का क्षेत्र, यानी जे गंगा चल रही है, जे यमुना चल रही है, इसके बीच का क्षेत्र। आर्यावर्त जो इनकी जगह थी, यानी हिमालय से लेके और विंध्याचल, जे हिमालय है और जे विंध्याचल। देखो मैं वही कहता हूं, अगर आपको नक्शे की समझ है तो चीजें आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेंगी और आपके मस्तिष्क में वो फीड होती रहेंगी। और इसके बाद वो कहां आए? दक्षिण में आए। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जितने भी आर्य आए थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे और आने के बाद यहां पे रहने लगे। अब यही एक इंटरेस्टिंग कहानी और शुरू होती है। वो ये है कि जो ये आर्य आए थे भारत में, तो भारत में उस समय यहाँ के मूल निवासी थे, और यहाँ की भाषा कौन सी थी? यहाँ की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। और उसको हैंडल कौन कर रहे थे? संस्कृत का व्याकरण किसने बनाया था? बता सकते हैं आप? संस्कृत का व्याकरण बनाया था पाणिनि ने।
तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाषा कैसे बनती है, कैसे भाषा जो है वो अपना स्टैंड लेती है और किस तरीके से भाषा का रूप बदलता है। ठीक है, अब इस कहानी के माध्यम से आप ये समझेंगे। तो हुआ क्या था कि मध्य एशिया से जो थे वो आर्य ईरान में आए थे। अब यहाँ बोली जाती थी संस्कृत, यहाँ बोली जाती थी संस्कृत, और जिसका व्याकरण चल रहा था पारणी का। किसका व्याकरण चल रहा था? पारणी का। और जब ये इंडिया में आए तो इनकी भाषा अलग थी और यहाँ की भाषा संस्कृत थी। तब इन्होंने यहाँ अपनी भाषा बोलना शुरू कर दी। अब पारणी के जो अनुयायी थे और पारणी वाले लोग थे, उन्होंने इनको टोका। होता क्या है कि जैसे मान के चलिए आप अपने आसपास रह रहे हैं, यहाँ घर पे रह रहे हो, आपके आस पड़ोस में कोई केरल का, तमिलनाडु के, कोई अदर स्टेट के लोग आते हैं और जब वो अपनी भाषा बोलते हैं तो आपके बच्चों की भाषा और क्योंकि आपका बच्चा उनके घर पे जाता है तो वो बेचारा कुछ शब्द उनके ले आता है। आप समझ रहे हैं ना कि आपके पड़ोस में मान के चलिए कोई केरल की फैमिली आ गई। अब वो केरल की फैमिली वाले जो हैं या उनके बच्चे जो हैं वो केरल की भाषा बोल रहे हैं, आपका बच्चा शुद्ध हिंदी बोलता है। अब जब आपका बच्चा उनके घर पे जाता है, खेलता है, कम्युनिकेशन करता है तो कहीं ना कहीं उसकी भाषा भी बिगड़ने लगती है। उसकी भाषा में आपके तमिलनाडु या केरल की भाषा के शब्द आ जाते हैं। तो इसी तरीके से इनकी भाषा और ये भाषा मिक्स होने लगी। तब पाणिनि ने कहा देखिए आपको, तो उस समय भारत की भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। संस्कृत भारत की भाषा थी और तब पाणिनि इसको हैंडल कर रहे थे। तो पाणिनि ने कहा देखिए आर्य, आप क्या है अपनी, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन, तो आप अपनी भाषा हमारी भाषा के साथ कन्वर्ट मत करिए, आप या तो हमारी भाषा सीखिए या अपना एरिया अलग कर लीजिए। तब आर्यों ने कहा कि ठीक है, हम आपकी संस्कृत भाषा बहुत कठिन थी, व्याकरण के नियमों में जकड़ी हुई थी, हम संस्कृत भाषा नहीं सीख पाएंगे, हम अपनी भाषा अलग बनाएंगे। तो इन्होंने अपना अलग पाला बना लिया, इन्होंने अपना अलग पाला बना लिया और उस पाले में एक विशेष प्रकार की वो लोग भाषा बोलने लगे जो आर्यों की भाषा और लोकल की भाषा मिक्स होकर बनी। चूंकि वो उनका एक विशेष पाला था जिसमें वो भाषा बोलते थे आर्य लोग, और उससे क्या शब्द बना? पाली। उससे शब्द क्या बना? पाली। तो संस्कृत का जब रूप बिगड़ा तो क्या बना? पाली। अब पाली बना। अब पाली के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे पाली का भी व्याकरण बन गया, पाली का भी व्याकरण बन गया और पाली के भी रूल कठिन होने लगे। फिर जो और लोग आके बसते रहे नए नए, उन लोगों ने भी क्या करा? यही स्थिति करी। तो अब वो उनकी भाषा पाली के साथ और उनकी भाषा मिली, और जब भाषा बिगड़ी तो क्या बनी? प्राकृत। क्या बनी? प्राकृत। और प्राकृत भी जब नियमों में बंध गई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, टिपिकल हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? प्राकृत का रूप भी और बिगड़ा और वो क्या बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश। क्या बनी? अपभ्रंश। अब बनी अपभ्रंश। अब एक समय वो आया कि अपभ्रंश भी व्याकरण के नियमों में जकड़ गई, बहुत जटिल हो गई। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नए लोग आ रहे थे, बोले भाई हम भी अपभ्रंश नहीं बोलेंगे, यानी भाषा कतई भ्रष्ट हो चुकी थी। भाषा का रूप ऐसे समझ सकते हैं कि संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में धर्म को कहते हैं धर्म, धर्म। अब पाली में क्या हो गया? धम, यानी रूप बिगड़ा, राव के धम बन गया। प्राकृत में धम बचा और अपभ्रंश में तो धा बचा बाकी सब गायब हो गया। अब देखिए जब कोई चीज भ्रष्ट हो जाती है, अपभ्रंश यानी भ्रष्ट हो गई, जब कोई भ्रष्ट हो जाता है तो दो चीजें होती हैं, या तो वो बहुत अच्छा हो जाता है या वो बहुत बेकार हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई बच्चा बिगड़ता है तो दो कंडीशन होती है, या तो बिगड़ने के बाद वो बहुत गुड हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, या फिर वो नष्ट हो जाता है। तो वही हुआ, जैसे सुरा बनती है तो सुरा में क्या है? बहुत अच्छे अच्छे फलों को सड़ाया जाता है, गलाया जाता है और इसके बाद क्या बन जाती है? सुरा। या तो वो बहुत अच्छी हो जाती है या बहुत बेकार हो जाती है। तो वो बन गई भ्रष्ट। और भ्रष्ट होने के बाद ही क्या हुआ? उससे जो नया भाषा बनी वो क्या बनी? हिंदी। ये एकदम हिंदी नहीं बनी। अपभ्रंश के बाद जो राजा शूरसेन के काल, जो राजा सूरसेन के राज्य में बोली जाती थी वो शौरसेनी कहलाई, जो मगध में बोली जाती मागधी कहलाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम उधर डिटेल में नहीं जाएंगे वरना हमारी क्लास हिंदी की हो जाएगी। तो फिर अपभ्रंश से क्या बनी? हिंदी। तो इस प्रकार से भाषा आया और हिंदी ने इसको धर्म को पुनः उठा के धर्म कर लिया। क्योंकि हिंदी का क्या है? हिंदी की कहानी ये है कि हिंदी असल में मैटर क्या था कि हिंदी ने 80% सब संस्कृत से लिए, तो धर्म को यहाँ पे सीधे उठा लिया। तो इस प्रकार के आर्यों के आने के साथ साथ क्या हुई? हमारी भाषा में भी बदलाव आया। अब होता क्या है कि आपने मान के चलिए आपको वैदिक काल पढ़ना है। अब वैदिक काल आपने YouTube से कोई भी वीडियो उठाई पढ़ने लगे, या आपने कोई भी किताब उठाई पढ़ने लगे, तो आपको मजा नहीं आता है पढ़ने में। आपका मन जो है वो भटकने लगता है, भागने लगता है। और क्योंकि होता ही ये है, जब आप वैसे आप कोई भी काम करिए आपको कुछ याद नहीं आएगा, ना घर की कोई बात याद आएगी, आप मतलब जैसे कोई भी काम करिए तो आपको ना तो घर की याद आएगी, ना घर के कोई काम याद आएंगे, ना बाहर के काम याद आएंगे, आप अपना काम ठीक से करेंगे। लेकिन जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं तब आपका जो अचेतन मन है वो मैसेजों
को पहुंचाना शुरू कर देता है चेतन मन में, और धीरे धीरे आपके मन में विचार आने लगते हैं और आप टॉपिक से हटके कहीं और ट्रैवल करने लगते हैं। यही तो होता है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मटेरियल बहुत है और संशय एक है कि क्वेश्चन यहां से आएगा कि नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं मैं इतनी तैयारी कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन फंसेगा या नहीं फंसेगा, या मेरा पढ़ना व्यर्थ जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि जिसमें आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और इसके बाद आपको उस टॉपिक को पढ़ने में मजा भी आएगा। तो इसमें करना क्या है? पहला तरीका यह करना है, इस डायग्राम को याद करना है, और दूसरा काम यह करना है, इस डायग्राम में अपने क्वेश्चनों को याद करना है। देखिए ये तरीका मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस पूरे का डायग्राम आपको याद करना है, और डायग्राम याद करने के बाद सेकंड काम आपको यह करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपरों को देखना है कि कहां कहां से क्वेश्चन पेपर आए, एग्जामिनर को कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो प्रिय हैं, कौन से अप्रिय हैं। तो जो प्रिय हैं उसमें 80% जान झोंक दीजिए, और जो प्रिय हैं उसमें 80% और जो अप्रिय हैं उसमें 20%। और इसके बाद जो थर्ड नंबर में आएगा वो आपका नोट्स बनेगा, और वो इतना खतरनाक नोट्स बनेगा कि जो उसके टॉपिक अच्छे नहीं है, अप्रिय हैं, वहां आप काम नहीं करेंगे, वो जगह छोड़ देंगे, और जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां आप उसको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका ऐसा नोट्स बन जाएगा कि आपका कभी भी ये नोट्स फेल नहीं होगा आपके। और नोट्स हमेशा बनाइए A4 पे बनाइए। A4 पे इसलिए बनाइए कि अगर फाड़ाचीरी करनी पड़ जाए तो वही पेज निकाला, दूसरा ऐड कर लिया। कॉपी में कभी नोट्स मत बनाइए, क्योंकि कॉपी में आप पन्ने फाड़ेंगे, फिर आपका नोट्स खराब होगा, फिर ये प्रॉब्लम होगी, वो कॉपी अंत में खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से आप फाइल ले लीजिए, फाइल लेने के बाद उसमें ये वाली फाइल और अपने पेज ऐड करते रहिए, और ऐड करने के साथ साथ आप इस पर नोट्स बनाइए। और जब भी नोट्स बनाएं तो या तो ये वाला पेज पूरा खाली रखिए, ये वाला पेज खाली रखिए, ताकि उससे संबंधित और जानकारी आपको मिले तो आप उसमें आसानी से ऐड कर सकें। आप अगर चित्र देखना चाहें तो थोड़े से आपको चित्र दिखाए जा सकते हैं कि किस तरीके से आर्य और आर्यों के समय में लोहे का प्रयोग, घोड़े का, घोड़ा और लोहे का प्रयोग। देखिए ये आर्य हैं, तो देख रहे हैं आप, ये आर्य, ये इस तरीके से घोड़ा है और इनके साथ सेना भी है, इनके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पशु भी रहते थे। ये एक कक्षा 6 की बुक है, आप इसको आराम से लाके खाली समय में रीड कर सकते हैं। किस तरीके से आए, ये सभा कर रहे हैं, अपनी सभा करने के बाद जे इनका राजा है और जे इनके लिए कुछ गिफ्ट लाया है, ये इनका पूरा सिस्टम है। ये कृषक हैं, क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और इस तरीके से आप जब डायग्राम को तैयार कर लेंगे, फिर पुराने साल के क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेंगे, और जब आपका नोट्स बनेगा वो 100% फिट नोट्स होगा, और उस नोट्स में कोई भी कमी नहीं रहेगी। फिर चाहे आप, चूंकि आप बीएड करे हुए हैं, फिर आप उस नोट्स का प्रयोग एलटी ग्रेड में कर सकते हैं, जीआईसी प्रवक्ता में कर सकते हैं, इसके अलावा बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी में कर सकते हैं, और अगर पीसीएस तैयारी करना चाहते हैं तो पीसीएस में कर सकते हैं। तो पहले हम इसका हल्का सा डायग्राम देखेंगे कि सबसे पहले पृष्ठभूमि की आर्य कैसे भारत में आए। तो पृष्ठभूमि तो आपको समझ में आ गई, ये मध्य एशिया से आए थे, काला सागर कैस्पियन सागर को पार करके आए थे। इसके बाद इनका राजनीतिक उत्कर्ष क्या रहा, यानी किस तरीके से ये आगे बढ़े, किस तरीके से इन्होंने अपना काम किया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनके राजनीतिक उत्कर्ष को देखेंगे कि इनके पास पशु थे, चारे पानी की कमी हो रही थी, इसलिए ये लोग आए थे। अब दूसरी बात क्या आई, इनका प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद। देखिए यहां 2 भागों में बांटा गया है वैदिक काल को, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। यहां तक जो है ये पूर्व वैदिक काल है, और इसके बाद जो ये है ये क्या है, उत्तर वैदिक काल है। तो जो आपका ये यहां पे आ गया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का एक ग्रंथ है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल के सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अभी आपको ये भी हम बताएंगे, थोड़ा सा समझा दें, थोड़ा सा समझा रहे हैं इसलिए ताकि क्वेश्चन आप आसानी से जोड़ सकें। फिर राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजनीति आप जानते हैं, राजनीति क्या चल रही थी, उनमें प्रशासन क्या था, न्याय व्यवस्था और दंड विधान क्या था, कैसे वो न्याय करते थे। फिर इसके बाद उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, शैक्षणिक स्थिति क्या थी, सैंदव सत्ता के साथ इनकी समानता असमानताएं क्या थी। फिर उत्तर वैदिक काल आता है, जिसमें आप सामवेद के बारे में पढ़ते हैं और यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं और अथर्ववेद के। फिर इसी में ब्राह्मण ग्रंथ और आर्य ग्रंथ, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, और आर्य ग्रंथ, आर्यण का मतलब होता है लकड़ी, जो वन में बैठ के लिखे गए। और इसके बाद उपनिषद परंपरा, उपनिषद परंपरा, और इसके बाद अंत में वेदांग। क्या है, वेदांग, वेदों के लास्ट में जो आया, इसको कहते हैं संहिता। ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। इसके पीछे भी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि सबसे पहले संहिताएं लिखी गई। क्या लिखी गई, संहिताएं लिखी गई। जैसे आपका ऋग्वेद हो गया, आपका
अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये कुछ विशेष लोग पढ़ते थे। और पढ़ने के साथ साथ ये टफ बहुत थे। ये कैसे थे? बहुत टफ थे, सभी को समझ में नहीं आ रहे थे। तो इनकी एक गाइड बनाई गई जिसे क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ, जिसको कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। चूंकि ये कुछ विशेष लोगों के पढ़ने के लिए थे, कुछ विशेष लोग पढ़ सकते थे। आपको तो सारी कहानी पता ही होगी, हर कोई इनको नहीं पढ़ सकता था। फिर जो लोग पढ़ने के लिए बहुत इच्छा करते थे, बहुत लालायित थे, बहुत उनका मन लगता था, उन्होंने क्या करा? जब इनको पढ़ने की परमिशन नहीं दी तो उन्होंने जंगल में जाके पढ़ना शुरू करा। और जंगल में होता है वन, वन को कहते हैं आरण्य, और आरण्य से बनता है आरण्यक। आरण्यक यानी जब उन्हें परमिशन नहीं दी गई तो वो जंगल में जाके जो ग्रंथ लिखे, जो ग्रंथ पढ़े, वो बनाए गए आरण्यक। अब कुछ विशेष लोगों को समझ में आ गया कि शिक्षा में किसी एक का अधिकार नहीं, इसे कोई भी पढ़ सकता है। तब शुरू हुई उपनिषद परंपरा। क्या? उपनिषद परंपरा। उपनिषद, निषद का मतलब बैठना, उप का मतलब करीब। यानी अब गुरु समझ चुके थे कि अगर हम ज्ञान नहीं भी देंगे तो पढ़ने वाले पढ़ लेंगे और अपना जो पत्ता है वो साफ हो जाएगा। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए परंपरा शुरू करी गई, उपनिषद परंपरा, ताकि गुरु चेलों को अपने पास बिठा ले और सिखाए। और इसके बाद आपके आए वेदांग। क्या आए? वेदांग। ठीक है, वेदांग यानी वेदों के कुछ अंग। वो जो पुरुष है, आपका वेद पुरुष है, उसकी कल्पना की गई, वो भी आपको बताया जाएगा। तो कहने का मतलब ऋग्वेद, अथर्ववेद ये बहुत कठिन थे। इसकी व्याख्या करने के लिए गाइडें बनाई गई, वो गाइडें कह रही ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें और गाइड बनाई गई तो आरण्यक, और इसकी गाइडें बनाई गई तो उपनिषद, और अंत में वेदांग। तो ये सब इनकी क्या है? गाइडें हैं। तो इस तरीके से आपको ये अंतर समझ में आया कि संहिता क्या होती है। जो अगली वीडियो इसकी बनेगी उसमें आपको डीप तरीके से पढ़ाया जाएगा कि वेदांग क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उपनिषद क्या होता है। अभी हल्का सा टच लग रहा है। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत क्या आते हैं? भाई ऐसा नहीं है कि हमें लिटरेचर तो मिल गया, तो ये कौन सा है? ये हो गए आपके लिखित स्रोत, लिखित सामग्री हो गई। फिर आपके पुरातात्विक स्रोत, खुदाई में क्या मिला। इसके बाद भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से थे? मैंने बताया मद्र था, ठीक है, कुरु प्रदेश था, ब्रह्मवत्र प्रदेश था, आर्यावर्त से लेके वहां तक, हिमालय से लेके आपका दक्षिण तक, फिर दक्षिणापथ था। इसके बाद आपकी राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो यहाँ पे गंधार, केकई, मद्र, कुशीनगर, पांचाल, काशी और कौशल। ठीक है, ये क्या था? कौशल। अभी भी आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है और कोई इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चन इससे नहीं जुड़े हैं। जैसे ही इससे क्वेश्चन जुड़ेंगे आपकी रुचि खुद ब खुद आने लगेगी। और पढ़ाई का सारा खेल ही यही है कि जहां आपका इंटरेस्ट आ जाता है, जहां आपकी रुचि आ जाती है, फिर चाहे काम कितना ही कर रहा हो वो भी लोग करते हैं। जैसे जो नशा करने वाले लोग होते हैं तो कई सीधे सीधे नशे हैं, काफ़ी उल्टे नशे हैं जिसके लिए बहुत प्रिपरेशन करना पड़ती है, लेकिन लोग वो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी रुचि होती है। जो लोग भांग पीते हैं या गांजा पीते हैं या और तरीके की चीजें नशे में लेते हैं तो वो इतना आसानी से कैरी नहीं हो पाता। आपको लगता है किसी शॉप पे गए और कोई भी चीज बस पैसे दिए वो ले लिए, ऐसा नहीं होता है। उन्हें पेपर कहीं से लाना पड़ता है, इसके बाद जो माल होता है वो भी कहीं से लाते हैं बेचारे जुगाड़ करके, और इसके बाद किसी खास स्थान पर बैठ के पीना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ऐसा? और जबकि वो कितना टिपिकल काम है, कितना टफ काम है, लेकिन उनकी रुचि है, वो कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी शॉप पे गए और पैसे दिए चीज लिया है। तो ये सब क्या है? रुचि का खेल है। आपकी जिसमें रुचि आ जाती है, भाई आपको जब कार सीखना होता है तो आपकी रुचि इतनी होती है कि जो आदमी ये दावा करता है कि वो 10 बजे से पहले नहीं उठ सकता, अगर उसको भी एक्सयूवी कार दे दी जाए और कहा जाए तुम्हें सीखना है, और चूंकि वो नहीं सीखा हुआ है तो वो भी 5 बजे उठ के सीख लेगा। क्यों सीख लेगा? क्योंकि ये क्या है? ये उसकी रुचि का खेल है। अब अगली चीज इसमें क्या है? राजा कैसा होता था, प्रशासनिक पदाधिकारी कैसे होते थे, ठीक है, अभी ये भी बताया जाएगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। फिर प्रशासनिक संस्था क्या होती है, प्रशासनिक सभापति, न्याय व्यवस्था क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, जिसमें परिवार कैसा था, खान पान कैसा था, पहनावा कैसा था, स्त्री की दशा क्या थी, वर्ण व्यवस्था क्या थी, गोत्र व्यवस्था क्या थी, आश्रम पत्ति क्या थी, आतिथ्य क्या था, विवाह क्या था। विवाह के प्रकार आपको पता ही होंगे। देखिए इस टॉपिक में कुछ ना पता हो लेकिन आपको विवाह के प्रकार पता होंगे। दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आपका पैशाच विवाह, राक्षस विवाह। इसके बाद आर्थिक स्थिति क्या थी, कृषि क्या करते थे, पशुपालन, शिल्प एवं व्यापार। शिल्प कहते हैं नक्काशी, यानी कोई पत्थर का टुकड़ा है, इस पर छेनी से क्या करा, कर दिया। धात्विक प्रयोग, धातुओं का कैसे प्रयोग करते थे, लोहार को देखा है कैसे धातुओं को पीटते हैं, वस्त्र निर्माण। इसके बाद धार्मिक स्थिति, तब क्या करते थे, अंधविश्वास क्या था, यज्ञ क्या थे, पुनर्जन्म, मोक्ष, दर्शन कैसा था, शैक्षणिक स्थिति क्या थी। तो अभी हम आपको इसके अंदर का नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आपको हम क्वेश्चन जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं?
क्वेश्चन जोड़ रहे हैं कि कैसे करके आपने अगर इस डायग्राम को तैयार कर लिया, इसको याद कर लिया, तो जो आप देखिए आपको ऑब्जर्वेशन बीएड से ही सिखाया जाता है। यहां दो चीजें हैं, एक चीज तो यह है कि मैं आपको एक नोट्स अच्छा सा बना के प्रोवाइड करा दूं कि भाई ये आपका नोट्स ले लो, यहां से पढ़ लो, काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका, पढ़ने का तरीका और रुचि के साथ पढ़ने का तरीका बता दूं, ताकि आपका मन जो है पढ़ाई में लगा रहे। और इसके अलावा भी आप अगर साइंस में काम कर रहे हैं, आप अदर विषय में काम कर रहे हैं, तो इस पैटर्न को वहां पे फॉलो, ये इस पैटर्न को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये कला आपको आ गई, जैसे वही बात आ गई कि एक तो मैं आपको मछली दे दूं कि भाई पूरी मछली ले लो और खा लो, रोज आपको एक मछली दूं, एक तरीका ये है मैं आपको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दूं। और अगर आप मछली पकड़ने का तरीका सिखा दिया तो आप कहीं भी गच्चा नहीं खाएंगे, फिर चाहे तालाब हो या नदी हो या कोई भी जगह हो। तो आप अगर देखिए, आप में और दूसरे स्टूडेंट में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन में दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक शिक्षण से संबंधित, टीचिंग से संबंधित, एक रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, उससे संबंधित। आप खुशकिस्मत हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप ऐसे कंपटीशन में हैं जिसका संबंध सीधे पढ़ने पढ़ाने से है। तो आप तो शिक्षक हो गए, और जब आप शिक्षक हैं तो आपको ये फंडा सीखना चाहिए मछली पकड़ने का, ना कि आपको कोई एक मछली दे दे। भाई यहाँ वहाँ क्या होता है, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपको मटेरियल मिल गया और मटेरियल तैयार करने के बाद, याद करने के बाद आपने कंपटीशन दिया, आपका क्रैक हो गया, आप जॉब कर रहे हैं। शिक्षण में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ाने के साथ साथ आपको चीजों को ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। अब ऑब्जर्व करने के लिए क्या, ये तरीका आना चाहिए, ताकि आप अपने स्टूडेंटों को भी ये तरीका बता सकें। क्योंकि एक चीज तो सत्य है कि 98% लोगों की जॉब नहीं लग रही, 2% लोगों की जॉब लग रही है। वो ऐसा क्या अंतर है कि 2% लोग जॉब ले रहे हैं? वो अंतर यही है कि जो 2% जॉब ले रहे हैं उनकी उंगलियों पे पूरे टॉपिक का डायग्राम है, उन्हें पता है कि अगर क्वेश्चन आया है तो कहां से आया है। जैसे अब मेरे पास एलटी ग्रेड के क्वेश्चन है, ये मैं ये इसमें मैंने जो क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, इसमें आपके, तो इसमें 5 तरीके के क्वेश्चन हैं। पहले एलटी ग्रेड के हैं, दूसरे जीआईसी प्रवक्ता के हैं, तीसरे सुपर टैट के हैं, और सुपर टैट का तो नहीं है ज़्यादा, एक आधी क्वेश्चन। और इसके अलावा जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पीसीएस के हैं, कि पीसीएस के क्वेश्चन, एलटी ग्रेड के क्वेश्चन, जीआईसी प्रवक्ता के क्वेश्चन और अन्य शिक्षक भर्तियों में जहां जहां से क्वेश्चन आए हैं वो इसके अंदर ऐड है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब डायग्राम समझ में आने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको यह करना है कि इसके क्वेश्चनों को समझना है कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो यहां पर आ रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। जो भी एलटी ग्रेड में जल्दी में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, कि वो क्वेश्चन, ध्यान है आपको भाई, आपने देखा होगा कि आपको कहा जाता है कि एलटी ग्रेड के जो पुराने साल के क्वेश्चन हैं उनको आप याद करिए, उनको आप देखिए, उनको समझिए। तो कैसे जुड़ेंगे, वो जुड़ने का तरीका आपको बताया जाएगा। तो आपका एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि जो लोग संस्कृत नहीं बोलते, शुद्ध संस्कृत नहीं बोलते, उनको मलेच्छ कहा जाता है। जो लोग शुद्ध संस्कृत नहीं बोलते वो उनको मलेच्छ कहा जाता है। ये किस ग्रंथ में बताया गया है? तो अब ये जो बताया गया है ये शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? देखो, ब्राह्मण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ब्राह्मण ग्रंथ। तो यहां पे ये ऐड हो गया। क्या हो गया? ये ऐड हो गया। क्वेश्चन क्या था कि जो लोग शुद्ध संस्कृत नहीं बोलते थे, कैसी संस्कृत नहीं बोलते थे? शुद्ध संस्कृत, उनको मलेच्छ कहा जाता था। और ये किसके अंतर्गत आया? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, यानी जो क्वेश्चन उसने पूछा है इस टॉपिक से, वो पूछा है ब्राह्मण से। तो आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन से ब्राह्मण हैं, ठीक है, वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं और उनके अंतर्गत बड़ी बड़ी बातें क्या कही गई हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो लोग शुद्ध संस्कृत नहीं बोलते थे उनको मलेच्छ कहा जाता था। वो कहां से लिया गया है? वो शतपथ ब्राह्मण से। अब आपको जी नंबर 1 पे ब्राह्मण ग्रंथ क्लियर करना है। ऐसे पुराने साल के क्वेश्चनों को डायग्राम से अटैच किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा है, ठीक है, मैं शुरू से ही बात करता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए। जैसे अभी आईएएस का पेपर हुआ था तो उसमें 2022 में जो क्वेश्चन आया है, आईएएस में 2022 में जो क्वेश्चन आया है, तो उसने क्या पूछा है? देवता।
ऐसे लिख दिया देवता और इनके क्या लिख दिए चिन्ह, यानी देवता कौन से हैं और चिन्ह कौन से हैं। तो ये ऋग्वैदिक देवता हो गए और इसके बाद देवता हो गए। तो इसमें क्या पूछा है, जैसे शिव, इनका चिन्ह क्या है, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का क्या है, और आपके गणेश जी का क्या है, सरस्वती जी का क्या है। तो क्वेश्चन तो इजी आप बना दोगे। शिव का चित्र जो है त्रिशूल है, और विष्णु जी का क्या है, चक्र है, गणेश जी का क्या है, हाथ में रस्सी है, और सरस्वती का क्या है, वीणा। तो इस तरीके से ये देवताओं से क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि आर्य संस्कृति के धुर क्या हैं, यानी जो आर्य लोग रहते थे। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये कहां से आया है, राजनीतिक उत्कर्ष से। राजनीतिक उत्कर्ष से, राजनीतिक उत्कर्ष में इनके जो धुर प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, जहां विशेष रूप से रहते थे, वो कौन से हैं, कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल, यानी जे आपका भारत है, और भारत में इस तरीके से यहां पे आप देखेंगे कि ये आपका कुरु और पांचाल, जे कुरु है, जे पांचाल है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो आर्यों का पुरोहित किसे माना जाता है, आर्यों का पुरोहित किसे माना जाता है, बृहस्पति को। तो ये क्वेश्चन भी कहां से है, पृष्ठभूमि से है कि आर्यों का पुरोहित किसे माना जाता है, बृहस्पति को। अगला क्वेश्चन है पवित्र गायत्री मंत्र किस में संकलित है। तो गायत्री मंत्र कहां संकलित है, आपका ऋग्वेद में। कहां है गायत्री मंत्र, कहां है, ऋग्वेद में। देखो क्वेश्चन उसने किस पार्ट से उठाया है, ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन ये पूछा है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। अगली बार पूछ सकता है इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, सूक्त से। किससे पूछा है, सूक्त से पूछा है। इसके अलावा तीसरा अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है सर्वाधिक सूक्त जो है वो किसको समर्पित है। तो सर्वाधिक सूक्त, ये भी ऋग्वेद से क्वेश्चन है, ये आपके इंद्र को। सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित है, इंद्र को। अब ये कह रहे हैं ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है किसका, सामवेद का। देखिए आ गया, ऋग्वेद पर आधारित, ऋग्वेद पर आधारित, ऋग्वेद पर आधारित। देखा कैसे करके आपके जो 10 ईयर के क्वेश्चन है वो इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये कहां से पूछा है इसने, देखिए वो कहते हैं परीक्षा का पैटर्न समझो। तो पैटर्न आपको समझना है कि कैसे करके पैटर्न बन रहा है। अब यहां पे आपका क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है, आपकी ब्राह्मी। ब्राह्मी। देखा सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, गायत्री मंत्र पूछ लिया, सूक्त पूछ लिया, इंद्र पूछ लिया, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहां पे झंझावत के देवता कौन है। ये क्वेश्चन भी ऋग्वेद से है। तो झंझावत के देवता हैं इंद्र। इंद्र, झंझावत, वर्षा, इसके देवता कौन है, इंद्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इसमें जो है ऋग्वेद में कौन सा सूक्त आया है। तो ऋग्वेद में वो 3-4 सूक्त दे दिए, 3 सूक्त थे नहीं, एक सूक्त था, वो कौन सा था, पुरुष सूक्त। कौन सा, पुरुष सूक्त। देखा कि कितने अधिक क्वेश्चन केवल इस एक जगह से आ रहे हैं। वही चीज मैं फिर कह रहा हूं कि पूरा अगर डायग्राम है तो उसके कुछ हिस्सों से 80% क्वेश्चन आते हैं, कुछ से 20% आते हैं। कंपटीशन का क्वालिफाई होता है जो 80% वाले पार्ट को बहुत डीप और बहुत अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट इनने क्वेश्चन ये पूछा है कि विद्वानों के अनुसार आर्यों का आर्य कहां से आए। तो यहां पे कई हैं, एक मैक्स मूलर हैं, दयानंद सरस्वती हैं। तो इन्होंने कहा है, किसी ने कहा है मध्य एशिया से आए, दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए। तो एक पार्ट आपको यह तैयार करना है पृष्ठभूमि में कि इनका आगमन कहां से हुआ। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग इनका आगमन बताया गया है। इतने क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से आप भी अपने क्वेश्चनों को ऐड करेंगे। तभी तो एक चीज ये भी है कि आप कॉन्सेप्ट तैयार कर ही रहे हैं, साथ में आपने 10 ईयर क्वेश्चन भी कर लिए। कभी कभी एग्जामिनर का मूड सही होता है, उन्हें पता लगा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पुराने उठा के लगा दिए, तो आपका वहां भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला जो है वो क्या है, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि बलि और कर्मकांड में जनता विश्वास करती थी। बलि और कर्मकांड में जनता विश्वास करती थी, ये किस समाज की स्थिति है। तो ये वैदिक समाज की स्थिति है। तो ये क्वेश्चन कहां से आया है, आपका सामाजिक स्थिति से। क्वेश्चन आपका कहां से है, बहुत क्वेश्चन है। समाज क्वेश्चन कहां से है कि बलि। अब इसमें आ जाइए सामाजिक स्थिति, बलि और कर्मकांड। बलि और कर्मकांड, बलि और कर्मकांड जो है वो कहां से
किस समाज की स्थिति है? वैदिक समाज की स्थिति है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक समाज व्यवस्था संबंधित ग्रंथ है, वो कौन सा है? तो वो है मनु द्वारा लिखा हुआ मनुस्मृति। ये क्वेश्चन भी कहां से लिखा गया आया है? आपका सामाजिक स्थिति से। मनुस्मृति जो किससे संबंधित है? समाज संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? जीआईसी प्रवक्ता में आया है, तो ये भी सामाजिक स्थिति से आएगा और ये है मनु। ये क्या है? मनु, और इनका ग्रंथ है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर कि आपकी रत्नियों और अधिकारियों की सूची, यानी एक क्वेश्चन ये पूछा कि वैदिक काल का क्वेश्चन है और ये पूछा है आपके एलटी में ही पूछा है जीआईसी प्रवक्ता में कि भाई जो दुग्ध एक अधिकारी है उसका नाम है भागा दुघा। भागा दुग्ध भी कहते हैं, भागा दुहा भी कहते हैं और भागा दुध भी कहते हैं। तो इसका काम क्या था? तो इसका काम था राजस्व समाहर्ता, यानी राजस्व को इकट्ठा करने वाला, कलेक्शन करने वाला। किसका? राजस्व का और पैसे का। तो इसमें यहां पे जब आप नीचे आएंगे कि शैक्षणिक स्थिति और इसका प्रशासन, इस प्रशासन में आप देखेंगे क्या होता है कि प्रशासन में कुछ अधिकारी हैं। जैसे कौन कौन अधिकारी हैं? एक वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो पुलिस अधिकारी था उसका नाम क्या है? जीवाग्रीवा। तो आपको एक यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि बड़ई को क्या कहते थे? मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? लेखपाल का क्या नाम था? कोषाध्यक्ष का क्या नाम था? मुख्य रानी का क्या नाम था? वैसे ही उसने क्वेश्चन पूछा है आईएएस 2023 में भी पूछा है कि जो राजस्व समाहर्ता है, जो राजस्व को इकट्ठा करने वाला अधिकारी था, उसका क्या नाम था? तो था भागा दुग्धा। अब इसके बाद पुरोहित को क्या कहते थे? राष्ट्रगोप। और जो सेना का अध्यक्ष था वो सेनानी। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि वज्रपति किसे कहते हैं? तो वज्रपति चारा के अधिकारी को। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ के रत्नानी हैं, अधिकारी हैं, उसकी सूची से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने ये कहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता। तो ये आपका कहां से क्वेश्चन है? यजुर्वेद से। कहां से? यजुर्वेद से। इसकी संहिता पूछ ली है, वाजसनेयी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेघ का उल्लेख, तो पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। देखा, क्वेश्चन रिपीट कर दिया इसने। इस शतपथ ब्राह्मण इतना इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो इसने एलटी में ये पूछा कि जो लोग शुद्ध संस्कृत नहीं बोलते थे उनको क्या कहते थे? उनको मलेच्छ कहते थे। ये कहाँ लिखा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से इसने रिपीट मारा है। देखिए इंपॉर्टेंट है, तो कितने ऐसे क्वेश्चन बनाए इसने चारों तरफ कि पुरुष मेघ का उल्लेख कहाँ मिला है? वो मिला है आपका शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि, ठीक है, तो राजा माधव का संबंध भी किस में आया? शतपथ ब्राह्मण में। इसके बाद वो कह रहे हैं कि मोक्ष की चर्चा कहां करी गई है? तो मोक्ष की चर्चा करी गई है उपनिषद में। अगला क्वेश्चन कहां से दबाया है इसने? उपनिषद से, कि मोक्ष की चर्चा कहां की गई है। अब वो कह रहा है कि पुराणों में क्या वर्णित है? तो इसी में अंदर आते हैं पुराण। तो पुराण में क्या होता है? आपके सर्ग होते हैं, प्रतिसर्ग होते हैं, वंश होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है नचिकेता का आख्यान किस उपनिषद में आता है? नचिकेता की कहानी तो आपने पढ़ी होगी कि वो पिता जो थे वो ब्राह्मणों को बूढ़ी और दुर्बल गाय दे रहे थे। नचिकेता को ये बात अच्छी लगी क्योंकि बच्चा था, वो बच्चे का मन होता, बच्चा जो हमेशा सही बात करता है। तो बच्चे ने देखा कि जो बूढ़ी और बेकार गाय हैं, जो किसी काम की नहीं है, वो मेरे पिता जो हैं वो दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। तो उसके मन में एक संकोच हुआ। उसने क्वेश्चन पूछा कि पिता, आप ये बेकार और दुर्बल गाय ब्राह्मणों को दे रहे हैं जो किसी काम की नहीं है, ये गलत बात है, तो आप मुझे किसे देंगे? तो पिता नाराज हो गए और नाराज होने कहा ठीक है मैं तो यम को दूंगा। फिर वो बच्चा यम के पास जाता है और यम उसको कहते हैं, जब यम यहाँ पहुंचता है तो 3 दिन तक यम बाहर होते हैं और वो बच्चा भूखा प्यासा उनकी प्रतीक्षा करता है। इसको देख के यम बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं 3 वरदान मांगो। तो उन्होंने 3 वरदान मांगे और उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये कहानी किस में आई है? कठोपनिषद, जो कि उपनिषद के अंतर्गत है। तो अगला पार्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है? उपनिषद। अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं कि राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? राजा अश्वपति। देखा, अब ये है केकई के। कहाँ के? केकई के। यानी जो 7 प्रदेश हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? केकई। और पूछा कौन सा है? राजा माधव। राजा अश्व कहाँ के शासक थे? अगला क्वेश्चन इसने ये बनाया है यहां पे कि वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं?
तो वैदिक काल के देवता, तो वैदिक काल के देवता आपको देखना है, ये ऋग्वेद में ही मिल जाएंगे। आपके इंद्र हो गए, वरुण हो गए, उषा हो गए, ठीक है, मित्र हो गए, ये इसके प्रमुख देवता हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को संबंधित है, यानी समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह क्वेश्चन भी यहीं से आया है, 9वां मंडल। सोम का मतलब विशेष प्रकार के पत्ते होते हैं जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं और इनसे सोम रस बनता है, जिसको कह सकते हैं मदिरा, जिसका पान कौन करते हैं? देवता करते हैं। सोम रस का पान क्या करते हैं? देवता करते हैं। देवता करते ही क्या है? एक प्रकार की ये शराब होती है जिसको दारू कहते हैं, तो ये पत्ते होते हैं और इससे बनाई जाती है। तो देवताओं का क्या काम है? वो सीधे सोम रस का पान करते हैं, नर्तकियों का, अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेते हैं, और जब असुर होते हैं वो ये सब देखते हैं तो फिर देवताओं पे हमला कर देते हैं और फिर अपना देवता सिंहासन छोड़ के भाग खड़े होते हैं और नीचे आके हेल्प लेते हैं। तो इस तरीके से वो कहानी पता ही है, हेल्प ली थी अभिज्ञान शाकुंतलम में। राजा दुष्यंत से दधीची से हेल्प ली थी, दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया गया था जिनसे असुरों का विनाश किया गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कहां से आया है? 9वां मंडल, 9वां मंडल जिसमें सोम वर्णित है। अब वो कह रहा है वैदिक मंत्रों का जहां संग्रह है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संहिता, और वो किसमें है? ऋग्वेद में है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? संहिता। आपको पता लग रहा है पूरे टॉपिक में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कौन सा घूम रहा है? प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि अब यहां पे इसने ये पूछा है कि ग्राम के अध्यक्ष को कौन कहते हैं? ग्रामणी। तो यहां पे क्या है? क्रम बना है। अगर आप इसमें देखेंगे सामाजिक स्थिति में, तो सामाजिक स्थिति में क्रम है। वो क्रम में क्या है? सबसे पहले गृह होता है, सबसे पहले क्या होता है? गृह होता है, और गृह के बाद क्या होता है? ग्राम होता है, और ग्राम के बाद क्या होता है? विश्व होता है, और विश्व के बाद क्या होता है? जन होता है, जन के बाद क्या होता है? राष्ट्र होता है। गृह का जो इसको कुल भी कहते हैं, परिवार भी कहते हैं, और इसका जो अधिकारी होता है वो कुलप, क्या होता है? कुलप या कुलपति। और ग्राम का कौन होता है? ग्रामणी, ग्रामणी, ग्रामणी। विश्व का कौन होता है? विश्वपति, विश्वपति, ठीक है। और जन का कौन होता है? जनपति। जब ये वीडियो बनाई जाएगी तो आपको डीप तरीके से अगली वीडियो में बताया जाएगा। राष्ट्र का क्या होता है? राजा। और राजा का एक क्वेश्चन इसमें और आया है यहीं से कि यहाँ पे गोपति किसे कहा गया है? तो गोपति जो है वो राजा को कहा गया है, गोपति राजा को कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि मवेशियों का भी वो राजा होता है, क्योंकि आर्यों का महत्वपूर्ण धन क्या था? उनके पशु। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है 4 प्रकार के वर्णों का वर्णन कहां आता है? तो 4 प्रकार के वर्ण किसमें आ गए? सामाजिक स्थिति में। किसमें आ गए? सामाजिक स्थिति में। ये है देखो सामाजिक स्थिति, और 4 प्रकार के वर्ण हो गए। 4 प्रकार के वर्णों का वर्णन किया गया है, जिसमें कौन है? ब्राह्मण हो गए, जो लोग शिक्षा का कार्य करते थे, ज्ञान देने का काम करते थे, उन्हें क्या कहते थे? ब्राह्मण। दूसरे में कौन आ गए? दूसरे आ गए आपके वैश्य, बनिए, जो कि व्यापार करते थे, बनिए। और क्षत्रिय, जो युद्ध करते थे, क्षत्रिय। शूद्र, जो सेवा करते थे, वो इसमें आ गए। तो ये क्या हो गई? आपकी वर्ण व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, यहां पे आगे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है कि स्तोत्र और प्रार्थनाएं कहां पर वर्णित हैं? स्तोत्र और प्रार्थनाएं, ये क्वेश्चन देखो फिर इसने कर दिया। ये है ऋग्वेद से प्रार्थनाएं। देखा कितने क्वेश्चन इसने, अगर कोई इस पूरे टॉपिक को ना पढ़े और केवल ऋग्वेद को तैयार कर ले तो भाई लक, अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो उसका काम हो जाएगा। अब यहां पे अगला क्वेश्चन पूछा है कि कर्मकांड किस में आते हैं? तो कर्मकांड किस में है? यजुर्वेद में। इसमें क्या है? कर्मकांड, कर्मकांड। अगला क्वेश्चन पूछा है संगीत किस में बताया गया है? संगीत बताया गया है आपका सामवेद में। अगला क्वेश्चन कहां से आया? यहां से। संगीत किस में बताया गया है? इसमें। अब ये कह रहे हैं तंत्र मंत्र एवं वशीकरण तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, इसका वर्णन आया है आपका अथर्ववेद में। तंत्र और मंत्र और जादू टोना, ये सब किसका वर्णन किया गया है? इसमें अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि ऋग्वेद में का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध है होता से। फिर यहां क्वेश्चन पूछा है होता, जो यज्ञों को संपादित कराते हैं, योता। तो होता शब्द का संबंध किससे है? सीधा है ये ऋग्वेद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि ऋग्वेद की आपका जो है अग्नि अथर्ववेद में, अथर्ववेद, क्वेश्चन ये है कि जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? जीवन का विज्ञान, तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऋग्वैदिक धर्म था वो कैसा था?
तो ऋग्वैदिक धर्म जो था वो था बहुदेववादी। यहां से क्वेश्चन बनाया है, बहुदेववादी, बहुत से देवता हैं, बहुदेववादी, बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से पूछा है इसने, इसके धार्मिक स्थिति से, कैसे थे, बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिला है? तो गोत्र का सर्वप्रथम प्रयोग मिला है ऋग्वेद में। किसमें मिला है? ऋग्वेद में। देखा कितनी बड़ी संख्या बढ़ रही है इसमें। अगला है कि सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद में किससे संबंधित हैं? ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र हैं वो किससे संबंधित हैं? वो संबंधित हैं अग्नि से। किससे है? अग्नि से। किससे संबंधित है? अग्नि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? आपका ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में एक यव शब्द का प्रयोग किया गया है। ये यव शब्द किसके लिए आता है? तो ये आएगा कृषि में, और ये आता है जौ के लिए। किसके लिए आता है? जौ के लिए। देखा कि किस पार्ट से क्वेश्चन दबा दिया इसने? जौ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 10 राजाओं का युद्ध जो परुशड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था, ये किस वेद में कहा गया है? ये किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में। यानी ऋग्वेद में ही 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद में। देखा, ऋग्वेद से क्वेश्चन है। अगला है कि संस्कृत में आर्य का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन पृष्ठभूमि से है। संस्कृत में आर्य का मतलब होता है उत्तम व्यक्ति। अब ऋग्वेद में कुछ नदियों का उल्लेख है। किन नदियों का उल्लेख है? तो ऋग्वेदिक कुछ नदी हैं, तो उसमें कुंभा हो गई, कुर्मु हो गई, नदियां हैं। जैसे कुंभा आजकल काबुल में है, परुशड़ी रावी नदी को कहते हैं, सदानीरा गंडक नदी को कहते हैं। तो यहाँ नदियों से क्वेश्चन आए हैं। ये भी कहाँ से हैं? आपके ऋग्वेद से ही हैं। अगला क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि क्रम बताइए। देखा, ये क्वेश्चन चिंतन लेवल का है कि क्रम बताइए वैदिक साहित्य का। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये यहीं से आ जाएगा आपका वैदिक साहित्य का क्रम। सबसे पहले क्या आई? संहिताएं, फिर क्या आई? ब्राह्मण ग्रंथ, फिर क्या आए आपके आरण्यक, फिर क्या आए? उपनिषद, और अंत में क्या आए? वेदांग। तो इसने क्रम पूछ लिया। अब इसने पूछा सरस्वती नदी के और क्या क्या नाम है? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। तो ये भी कहां से है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में ही इसका वर्णन है, नदी। ऋग्वेदिक नदी पकड़ ली है इसने सीधे। अगली बार वो कह रहे हैं कि भारत में जो स्वर्ण के आभूषण थे उनको किस नाम से जाना जाता था? यानी ऋग्वेद में जो स्वर्ण के आभूषण है उसको निशाका। क्या? निशाका। ये भी क्वेश्चन कहां से? ऋग्वेद से। अब इसके बाद है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का वर्णन है? तो वो नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। अगला वो कह रहे हैं आर्यों के पंचजन से संबंधित है। यानी आर्य लोगों की यहाँ पे हमें देखना होगी ये वाली स्थिति, सामाजिक स्थिति। यहीं पे कबीले होते थे, उन 5 कबीलों के नाम, उसको पंचजन कहते थे। पंचजन, जैसे यदु हो गए, पुरु हो गए, तुर्वस हो गए, चेदी हो गए, मत्स्य हो गए। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक कबीले हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि सबसे प्राचीनतम जो है ऋग्वेद में एक वाद्य यंत्र के बारे में बताया गया है। वो कौन है? थोड़ा गैस करिए। वो एक देवी के पास है, मां सरस्वती के पास है, तो उसको कहते हैं वीणा। अगला क्वेश्चन है कि यज्ञ करने वाले पुरोहित को ऋग्वेद में क्या कहा गया? फिर से यहां से क्वेश्चन आ गया, पुरोहित, तो इसको कहा गया अर्धव्यू। अर्धव्यू। अब इसके बाद इसने कुछ कल्प सूत्रों के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कल्प सूत्र क्या हैं? तो शिक्षा ग्रंथ हैं और प्रतिशाख हैं। ये आपका आएगा इसमें, नीचे आ जाएगा लिटरेचर में कि इसके कल्प सूत्र क्या हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा ग्रंथ जिसमें नचिकेता और यम के बीच संवाद है। अभी आपको बताया था नचिकेता और यम के बीच, तो ये कौन सा है? उपनिषद, कठोपनिषद। यहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप कैसे करके क्वेश्चन जोड़ रहे हैं? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि पहली बार निराशा के तत्व यानी डिप्रेशन के, टेंशन के, तो वो मैत्रेयी उपनिषद में आए हैं। तो ये कहां से क्वेश्चन है? उपनिषद से। मैत्रेयी उपनिषद में पहली बार डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसका वर्णन आया है। अब एक क्वेश्चन पूछा है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो अगला क्वेश्चन कहां से पूछा है? मुंडकोपनिषद से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये थोड़ा सा टफ है कि वो कौन, मतलब किसको यूनेस्को ने 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर्ड किया गया? तो वो किया गया ऋग्वेद की पांडुलिपि को। ऋग्वेद की पांडुलिपि को 2007 में यूनेस्को ने किसमें? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर्ड किया गया। अगला क्वेश्चन फिर इसने दागा कहां से? ऋग्वेद से दागा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि ऋग्वेद में आंख किसको बताया गया है? तो आंख असल में एक पुरुष की, एक जो पुरुष था उस पुरुष की कल्पना की गई। उस पुरुष की कल्पना यह की गई कि उस पुरुष की जो आंखें थी
उन आंखों को बताया गया ज्योतिष। क्या बताया गया? ज्योतिष। और उसकी जो वेदांग थे उसको बताया गया नाक, वेदांग को नाक बताया गया। हाथ बताए गए कल्प को, व्याकरण को बताया गया मुख, छंद को बताया गया पैर। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वेद पुरुष के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी कहां से? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन आपका जो आता है वो आता है दर्शन। किससे बताया गया? दर्शन से। अब दर्शन बताओ कहां है इस पूरे डायग्राम में? देखो भाई, दर्शन, ठीक है, किससे है? दर्शन से है। अब दर्शन में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि कपिल का संबंध किस दर्शन से है? तो कपिल का संबंध है सांग से, ठीक है, कपिल का संबंध किससे? सांग से। अब वो कह सकता है अगला क्वेश्चन पतंजलि, योग का संबंध किससे? तो पतंजलि से। अब गौतम का संबंध किससे? न्याय से है। वैशेषिक का संबंध किससे है? आपका कणाद से है। कणाद को जानते हैं आप? वैशेषिक दर्शन दिया कणाद ने। कणाद का एक नाम कड़बुक था। ये पढ़ने पढ़ाने में इतने व्यस्त रहते थे कि इनको खाना बनाने का, खाना उगाने का भी समय नहीं था। तो इसलिए जब फसलें काट ली जाती थी और जो फसलों के छोटे छोटे कण जमीन पर बिखर जाते थे, उन कणों को ये कलेक्ट करते थे और उसको पीस के रोटी बनाते थे। इसके कारण का नाम कड़बुक या कणाद पड़ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका दर्शन से लिया गया है। अब यहां पे आप परीक्षा पैटर्न की दृष्टि से सोचें तो आपको क्या पता लगा? आपको पता लगा कि इस पूरे डायग्राम में जो 80% क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहां से पूछे गए हैं? वो आपके केवल ऋग्वेद से पूछे गए हैं। कहां से पूछे गए? ऋग्वेद से। 5% क्वेश्चन जो पूछे गए यहां की सामाजिक स्थिति से पूछे गए। कहां से? सामाजिक स्थिति से। और 5% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहां से पूछे गए हैं? यहां से, इसके लिटरेचर से, कि उपनिषद ये आ गया यहां से। 5% क्वेश्चन, तो 5 हो गए। और 5% जो क्वेश्चन और पूछे तो राजनीतिक स्थिति से। और बाकी क्वेश्चन कहां से पूछे गए? इनकी वर्ण व्यवस्था से 5%। और बाकी कुछ परसेंट आप मान के चलिए यहां से पूछ रहे हैं। तो यहां दो बातें आपको पता लगी कि ऐसे कौन से पार्ट हैं। जब आपका नोट्स बनेगा तो नोट्स में पृष्ठभूमि है, आप नोट्स बनाएंगे। आर्यों का उत्कर्ष है, आप छोड़ देंगे। ऋग्वेद का आप एक एक शब्द को कलेक्ट करेंगे, एक एक पंक्ति को तैयार करेंगे। बस सामाजिक स्थिति को आप अच्छे से तैयार करेंगे। आर्थिक छोड़ दीजिए, धार्मिक को कर लीजिए, शैक्षणिक छोड़ दीजिए, शब्द सप्ताहपाद, मतलब आपके नोट्स में जगह छूटेगी। जब आपको समय मिले तो आप ऐड कर लीजिए। इसके बाद आप सामवेद को थोड़ा सही देखेंगे, यजुर्वेद को देखेंगे, अथर्ववेद को देखेंगे, इसको देखेंगे। अब आपको ये 7 राज्य पढ़ने हैं, लेकिन आप केवल काम किस पे करेंगे? कैकई पे। और गंधार को, कुशीनगर को, पंचाल को हल्का हल्का सा टच करेंगे। इसके बाद इसको आप हल्का छोड़ेंगे, इसको डीप तरीके से देखेंगे। तो इस तरीके से आपका पहला नोट्स तो ये तैयार हो जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट है वो आप तैयार करेंगे। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर बहुत चालाक है, उसने क्या करा कि उसे पता ही है कि मैं लगातार, क्योंकि चूंकि जो एग्जामिनर पेपर बनाता है उसके पास परीक्षा पैटर्न होता है, ब्लूप्रिंट होता है। अब वो ब्लूप्रिंट, जैसे ये ब्लूप्रिंट है वैसे ही उसके पास ब्लूप्रिंट होता है, तो उसे पता लग जाता है कि कहां से क्वेश्चन आए। अब वो सोचता है मैं आउट ऑफ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाऊं, ऐसा क्वेश्चन बनाऊं कि जो बच्चा घूम जाए। तो वो क्या करेगा? वो यहां तो पढ़ा रखा है, अब उसने देखा कि यहां से क्वेश्चन नहीं आया है तो वो क्वेश्चन यहां से बना दे। तो पहले आप इसको तैयार करिए, इसके बाद जहां से क्वेश्चन नहीं आए उसको भी आप हल्का हल्का देखिए, ताकि अगर एग्जामिनर थोड़ा भी आउट ऑफ सिलेबस चलेगा तो आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका होता है चीजों को पकड़ने का। अब अगली बार उसने पता लगा यज्ञों से क्वेश्चन पूछ लिया। अब यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीसीएस में कहां से आते हैं? अश्वमेध यज्ञ से। कि अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं क्या होता है? कि राजा का एक घोड़ा होता है, जो उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है, वो घोड़ा जहां जहां तक दौड़ के जाता है और जहां तक जाता है, अगर वो राजा का हो जाता है, और अगर किसी को अपना राजा को नहीं देना है तो वो घोड़े को बांध लेता है। फिर जो राजा दूसरे राज का घोड़े को बांधता है, फिर जो मेन राजा होता है वो उस पर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है, और अगर वो जीत गया तो राज उसका मिल जाता है। और अगर जिसने घोड़ा बांधा है वो जीत गया, अगर वो जीत गया तो राज उसका, घोड़े वाले का ही, जिसने घोड़ा बांधा था, और नहीं तो वो उस राजा के पास में जाके मिल जाता है। वाजपेय यज्ञ क्या होता है? राजा अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए करता है। ये आपका 70 दिन तक चलता है और इसमें सोम का पान किया जाता है, वही सोम जो देवता पीते हैं। राजसूय यज्ञ क्या होता है? ये राज्याभिषेक के साथ होता है। इसका जब नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत डिटेल से बताया जाएगा। यहां हमारा उद्देश्य केवल ये था कि ये इसका डायग्राम समझना और ये समझना कि भयंकर तरीके से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। तो आप क्या करिए, इसको अच्छे से तैयार करिए, और इसके बाद जब आप क्वेश्चनों को देखेंगे तो पता लगेगा कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं। जब इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको डीप तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा।
और जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है सैंदव घाटी की, तो उसको देख लीजिए, वहां से क्लियर करके आइए, एक तरफ से ही चलिए। और नोट्स बनाने में इस चीज का ध्यान रखिए, नोट्स A4 पे ही बनाएं और पास में जगह छोड़ के रखें।